तो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, मेरा ये सवाल है, बेसिकली इट्स लिटिल बिट related to the acts. तो इसमें है कि it's given as example. तो the question is, ABC Foods Limited prepares, packages and retails the dairy products and routinely fumigates its premises. Now, paneer samples were found to contain insecticide traces exceeding the permitted limits. Under which act can legal action be taken? So, चार acts देकर है. Prevention of Food Adulteration Act, 1954, the Food Safety Standards Act 2006, the Insecticides Act 1968, and the Drug and Cosmetics Act. Now you have to correct the option. Choose the correct option. ठीक है? The first option is only B. सिर्फ B correct है. A and B correct है. B and C options correct है, या all of the above correct है options. So, uh, anybody having any idea, or I would just state down the answers? Here's the answer. C. So C कहता है only B and C. Yes, it's right. So basically, Prevention of Food Adulteration Act जो है, that इसको it was इसको it was overcome by FSSAI. तो ये एक्ट के तहत अभी कोई it's not like इसके एक्ट के तहत कोई रूल वगैरह नहीं है. So it cannot be used to rule out anything. दूसरा है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट. फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में लाइक एवरीथिंग कम्स इनटू, मतलब इस एक्ट में सब कुछ आता है, क्योंकि एक कंसोलिडेटेड एक्ट है जिसमें फूड के रिलेटेड जितनी भी इंसेक्टिसाइड रेसिड्यूज हो, पेस्टिसाइड रेसिड्यूज हो, कोई अडल्ट्रेशन हो, कोई भी हो, तो वो एफएसएसएआई खुद हैंडल करता है. दूसरा इंसेक्टिसाइड्स एक्ट. इंसेक्टिसाइड एक्ट इटसेल्फ सेज कि ये इंसेक्टिसाइड्स हैंडल करता है प्रेजेंट इन द फूड और एनी अदर सब्सटेंस. और फोर्थ ऑप्शन है ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट. ये टोटली इट्स नॉट रिलेटेड टू फूड. इसमें ड्रग्स वगैरह का जो है वो चीज इन्वॉल्व होता है, जो ड्रग्स वगैरह, प्रेजेंस ऑफ ड्रग्स या ड्रग्स के रिलेटेड चीजें होती है. सो इसमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, दैट इज बी एंड सी. ठीक है ना? सो मोस्टली हम कभी कभार सोचते हैं पीएफए भी हो सकता है प्रिवेंशन, बट दैट इज नॉट, क्योंकि पीएफए जो है अब ये इस दिस एक्ट इज नॉट यूज टू ये किसी पे इम्पोज नहीं कर सकते, बिकॉज इट हैज बीन ओवरकम बाय द एफएसएसएआई. सो द करेक्ट ऑप्शन इसके लिए होगा बी एंड सी. ओके, coming to the second question. The second question states that major effect of phage attack on starter culture is. तो फाज अटैक हमने बैक्टीरियोफाजेस पढ़े. तो बैक्टीरियोफाज का मेन इफेक्ट क्या होता है स्टार्टर कल्चर पे? इंक्रीज विस्कोसिटी, कंप्लीट सेसेशन ऑफ एसिड डेवलपमेंट, प्रोटीन डीनेचुरेशन एंड इंक्रीज फैट कंटेंट. हाँ, कंप्लीट सेसेशन ऑफ द एसिड डेवलपमेंट. तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ये जो बैक्टीरियोफाज होता है उसका मेन यही होता है कि ये स्टार्टर कल्चर को स्टॉप करता है. जितने भी बैक्टीरिया, हम बैक्टीरियल कल्चर्स, क्योंकि स्टार्टर कल्चर में बैक्टीरियल कल्चर्स होते हैं, जितने भी हम वो यूज करते हैं फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स बनाने में, तो उनको जो होता है ना वो फाज उनको अटैक करता है. तो जिसकी वजह से पूरा जो एसिड डेवलपमेंट जो भी होती है फर्मेंटेशन के लिए, वो सारा स्टॉप हो जाता है. तो उसका जो मेन अफेक्ट होता है फाजस का, बैक्टीरियोफाजस का, दैट इज द ये एसिड डेवलपमेंट होने नहीं देता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है. देन कमिंग टू द अनदर क्वेश्चन. कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरियोफाज रिक्वायर हीटिंग एट 63 degrees Celsius for 30 minutes, 70 to 75 degrees Celsius for 30 minutes, 57 degrees Celsius for 10 minutes, and 90 degrees Celsius for 5 seconds. No, the answer is not D. The correct answer is B, 70 to 75 degrees Celsius for 30 minutes. So 70 to 75 degrees Celsius जो है, that is the correct temperature जहां पर आप बैक्टीरियोफाज को destroy कर सकते हो. And listen, it's not only about temperature, the time is also important. बिकॉज बैक्टीरियोफाज आर वेरी मच रेजिस्टेंट. बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट्स भी ऐसे होते हैं जहां बैक्टीरियोफाज जिनसे नहीं डिस्ट्रॉय होते हैं. सो टाइम एज वेल एज टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है. सो फास्ट डिस्ट्रक्शन के लिए द टेम्परेचर शुड बी 70 to 75 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स. एंड हेयर आई वुड लाइक टू इंक्लूड द दूसरा पॉइंट. हमारा पहला ऑप्शन था 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट, जो पास्चराइजेशन टेम्परेचर है. सो वी शुड ऑल्सो नो कि पास्चराइजेशन पे जो फाज होता है, पर्टिकुलरली लो टेम्परेचर पास्चराइजेशन जो होती है, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम पास्चराइजेशन, उस टेम्परेचर पे बैक्टीरियोफाजेस डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं. हाँ, मे बी हायर टेम्परेचर का पता नहीं है,
क्योंकि वहां पर भी नहीं हो सकता, बिकॉज हायर टेम्परेचर जस्ट फॉर 15 सेकेंड्स होता है. सो इसमें टेम्परेचर जरूरी है एज वेल एज टाइम जरूरी है. दैट्स वाई 70 to 75 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट. सो आधा घंटा जरूरी है, वो टाइम जो है डिस्ट्रक्शन के लिए, दैट इज इंपॉर्टेंट. So the correct answer is B, 70 to 75 degrees Celsius for 30 minutes. Calcium deficient media inhibiting phage growth because calcium is needed for bacterial respiration, calcium is essential for phage penetration and proliferation, calcium lowers the pH, and calcium is toxic to starter bacteria. वेरी गुड. बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि कैल्शियम जो होता है वो एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा मिनरल है या और इनऑर्गेनिक ये है जो हेल्प करता है फाज को पेनेट्रेट करने में. तो जब भी बैक्टीरियोफाज कोई भी बैक्टीरियल सेल पे अटैक करता है तो कैल्शियम जरूरी होता है एड्सॉर्प्शन के लिए भी, मतलब कि कैल्शियम अटैचमेंट, फाज की अटैचमेंट को हेल्प करता है, और अंदर प्रोलिफरेट होने में भी, बैक्टीरियल सेल के अंदर भी जाने में कैल्शियम बहुत हेल्प करता है. इसीलिए जब भी हम जब भी हमें फाज की ग्रोथ को स्टॉप करना होगा, जब भी हम मीडिया जब भी फर्मेंटिंग इंडस्ट्री होती है उसमें जब भी हमें स्टार्टर कल्चर्स बनाने होते हैं, तो हम स्टार्टर कल्चर ऐसे मीडिया में ग्रो करते हैं जो फाज इनहिबिटिंग मीडिया होता है, जिसको हम कहते हैं, मीन उसमें कैल्शियम एब्सेंट होता है. तो जब तक कैल्शियम उस मीडियम में एब्सेंट नहीं होगा तब तक फाज ग्रोथ भी हो सकती है उस स्टार्टर कल्चर्स पे. इसीलिए कैल्शियम दिस मीडिया जो है फाज इनहिबिटरी मीडिया, PIM जिसको हम कहते हैं, वहां पर उसमें हम कैल्शियम नहीं होता है. वाई? बिकॉज कैल्शियम जरूरी होता है फाज की पेनिट्रेशन के लिए. अगर कैल्शियम एब्सेंट होगा फाज ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि फाज बैक्टीरिया सेल को इफेक्ट नहीं कर पाएगा. मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ सैनिटाइजेशन इज UV लाइट, अल्कोहल, हीट, क्लोरीन. तो ये बात हो रही है हमारी इट्स इन मतलब मिल्क इंडस्ट्री में. मिल्क इंडस्ट्री में हम बहुत सारे सैनिटाइजर्स यूज करते हैं. सो व्हिच इज द मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ हीट सैनिटाइजेशन? एक ने बी, डी, नो. द करेक्ट आंसर इज हीट. हीट इज द मोस्ट रिलायबल, क्योंकि देखो शायद हमने ये पढ़ा है सैनिटाइजेशन में जब हम थियोरी पढ़ रहे थे. तो बेसिकली सैनिटाइजेशन दो टाइप्स की होती है मिल्क इंडस्ट्री में. यू हैव हाई टेम्परेचर सैनिटाइजेशन, यू हैव लो टेम्परेचर सैनिटाइजेशन. हाई टेम्परेचर सैनिटाइजेशन में हमारे पास स्टीम आता है और हॉट वाटर आता है. ठीक है. जो स्टीम में आ जाता है 15 psi. जो स्टीम जो होता है एट द रेट किस प्रेशर पे हम करते हैं यूज, 15 psi फॉर 15 मिनट्स, और 0 psi फॉर 15 psi फॉर 5 मिनट्स, और 0 psi फॉर 15 मिनट्स. तो ये स्टीम होता है. हॉट वाटर हमेशा हम स्कैल्डिंग वाटर 90 to 95 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं. तो ये जो होता है ये इफेक्टिव माना जाता है सैनिटाइजेशन के लिए एज कंपेयर टू लो टेम्परेचर, जैसे कि क्लोरीन या अल्कोहल. और यूवी लाइट नॉर्मली यूज नहीं करते हम डेयरी प्लांट्स में, क्योंकि डेयरी प्लांट्स बहुत बड़े होते हैं, तो ये काफी ये हो जाता है. सो नॉर्मली हम या तो हीट यूज करते हैं या तो ये लो टेम्परेचर सैनिटाइजर जैसे कि क्लोरीन, आयोडीन वगैरह यूज करते हैं. लेकिन जो रिलायबल मेथड होता है दैट इज ऑलवेज हीट. तो हीट इज ऑलवेज द रिलायबल मेथड. ओके. Strong alkalis in detergent mainly. They remove minerals, they saponify fat, they inactivate enzymes, they remove the color.